Hello students, today we will study mechanism of breathing. ब्रीथिंग के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, इंस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इंस्पिरेशन जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, एक्सपिरेशन जिसमें हम एल्वियोलर एयर मतलब जो हमारे अंदर एयर होती है उसको हम बाहर भेजते हैं. जो एयर की मूवमेंट है अंदर और बाहर लंग्स में वो एक प्रेशर ग्रेडियंट द्वारा होती है बिटवीन द, और प्रेशर ग्रेडियंट किसके बिटवीन में बनता है? लंग्स और एटमॉस्फेयर में. देखो बेटा, कोई चीज़ तभी मूव करती है जब कहीं पे उसका प्रेशर कम हो. अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो चीज़ अंदर, कोई भी मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाएगा. तो सबसे पहले जो प्रेशर लंग्स के अंदर का प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. मतलब लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर के अकॉर्डिंग, तब भी हम सांस अंदर लेके जाएंगे, हवा अंदर जाएगी हमारे. और जब हमने सांस छोड़नी है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो हायर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी हमारे अंदर वाली हवा बाहर जाएगी. सो डायाफ्राम और स्पेशलाइज जो सेट्स है हमारी मसल्स के सेट कौन से हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकोस्टल. ये हेल्प करती हैं प्रेशर ग्रेडियंट बनाने के अंदर. इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएट होता है? देखो, कहता है कि डायाफ्राम जो है, यहाँ हम डायग्राम्स देखते हैं, ये देखिए, ये डायाफ्राम था, ये डायाफ्राम नीचे को हो जाता है, दैट इज आपका एंटीरो पोस्टीरियर. एंड पोस्टीरियर होता है हमारा अंदर नीचे वाला हिस्सा और एंटीरियर होता है ऊपर वाला. सो ये नीचे को होगा तो जिसके कारण ये जगह इंक्रीज हो जाएगी. देखो, ये चीज इंक्रीज होगी. सो उसके साथ साथ ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं, हमारी रिब्स जो होती हैं, वो ऊपर की तरफ हो जाती हैं. उसके साथ साथ वो ऊपर की तरफ हो जाती हैं. और जो स्टर्नम है, ठीक है, जो स्टर्नम है वो भी मूव करेगा. और वॉल्यूम जो होगी थोरेसिक चैम्बर की, मतलब जो चेस्ट का चैम्बर है, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि स्टर्नम आगे की तरफ होता है ना. तो आगे और पीछे, मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड हमारी, वो इंक्रीज कर देगा वॉल्यूम. डॉर्सोवेंट्रली वो वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, एंटीरो पोस्टीरियरली डायाफ्राम कर देगा. और जो रिब्स थी वो जब मूव करेंगे तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम. तो पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया. जगह ज्यादा हो गई, उसमें हवा कम थी, तो पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, जो कि ऑटोमेटिकली हवा जो बाहर से है उसको लंग्स के अंदर जाने के लिए मजबूर करेगा. दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. अब यही डायाफ्राम जब रिलैक्स करेगा, ठीक है, ऊपर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया, रिब्स अंदर की तरफ चले गई, स्टर्नम भी अंदर ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो थोरेसिक चैम्बर का जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा. ठीक है, देखो, रिलैक्सेशन के टाइम पे डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए, थोरेसिक कैविटी कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया, जिसके कारण इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. एरिया कम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया, बट हवा तो ज्यादा थी, इसलिए क्या होगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और हवा जो है वो बाहर चली जाएगी. समझ आया? इतनी चीज क्लियर. अब उसके आगे, प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, लंग से हवा बाहर. वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सपीरेशन. हम जो हमारे जो एब्डोमेन में मसल्स होती है ना, हम उनकी प्रैक्टिस करके हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, मतलब हम ज्यादा मात्रा में हवा अंदर लेके जा सकते हैं. ऑन एन एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन बीइंग 12 से 16 टाइम्स 1 मिनट में सांस लेता है. तो एयर की जो वॉल्यूम है उसको हम मेजर करते हैं स्पायरोमीटर के साथ, ठीक है, क्लिनिकली, जो हमें पल्मोनरी फंक्शंस विच हेल्प्स इन क्लिनिक असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन. स्पायरोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं और वो ये चीज हमें ये बताती है कि हमारे जो लंग्स वगैरह सारे, हमारी जो थोरेसिक कैविटी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है. इसके बाद हम अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज की.
हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के साथ डील करती हैं। फर्स्ट, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? जो हम एयर अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं नॉर्मली। एक नॉर्मल आप बैठे हुए हो, आप सांस ले रहे हो, तो जितनी हवा आप अंदर लेते हो, जितनी आप छोड़ते हो, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इट इज 500 ml। एक हेल्दी मैन जो है 1 मिनट में 6000 से 8000 ml हवा लेता है, 500 एक बार में। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज IRV, additional volume of air. A person can inspire forcibly inspiration. आप जब लंबी सांस अंदर खींचते हो तो जितनी हवा उसमें जाती है, मतलब आप फोर्सफुली अंदर सांस ले रहे हो, तो वो आएगी, वो दैट इज कम अंडर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? 2500 to 300 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब उसी तरह से जब हम सांस जोर से छोड़ते हैं बाहर, ठीक है, फोर्सफुली छोड़ते हैं, तो दैट इज कम अंडर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसका डाटा दिया हुआ 1000 to 100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। रेजिडुअल वॉल्यूम, जब देखो बेटा, जब हमने सांस छोड़ी तो हमारे लंग्स के अंदर हवा रह जाती है, वो इतनी होती है 1100 ml to 1200 ml। जो रह गई अंदर वो RV होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम। बेटा देखो लिखा है, बाय एडिंग अप टू अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अप, वन कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये तो हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की वॉल्यूम्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और कैपेसिटीज हैं जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं, जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC। एक इंसान टोटल कितनी वॉल्यूम नॉर्मल एक्सपीरेशन में ले सकता है, इसके अंदर क्या क्या आता है? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। जब हम एक सांस नॉर्मल छोड़ते हैं तो हम कितनी वॉल्यूम हवा की अंदर लेके जाएंगे, उसके बाद हमने सांस छोड़ी नॉर्मल, उसके बाद हमारे अंदर कितनी सांस जाएगी, कितनी हवा जाएगी नॉर्मली जब हम सांस लेंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज TV plus IRV। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जब हमने नॉर्मल सांस ली तो हम कितनी नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं, कितनी हवा बाहर छोड़ रहे हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसके अंदर TV plus ERV आएगा। FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी हवा रहती है, वॉल्यूम रहती है हवा की, उसको हम क्या कहते हैं? FRC। इसके अंदर ERV plus RV आता है, दोनों को टोटल काउंट। वाइटल कैपेसिटी, एक इंसान मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। जब हम मतलब फोर्सफुली जब सांस छोड़ते हैं, उसके बाद हम कितनी वॉल्यूम एयर की अंदर लेके जा सकते हैं, इसमें क्या आता है? ERV plus TV plus IRV। इन तीनों को ऐड करके हम एक फोर्स एक्सपायरेशन के बाद इतनी हवा लेके जा सकते हैं। मतलब सॉरी इसमें क्या आएगा? फंक्शनल रेजिडुअल में VC के अंदर क्या आएगा? दिस इंक्लूड ERV और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ERV, TV और IRV फोर्स एक्सपिरेशन है ना, फोर्स एक्सपिरेशन में हमने कितनी हवा छोड़ी, ये सारी इंक्लूड होगी। ये कर दी ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स इंस्पिरेशन, फोर्सफुली सांस लेने के बाद हम इतनी हवा, जितनी हमारी ERV है, टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम है, उतनी हवा हम क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। दैट कम्स अंडर आर वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। जब हमने लंबी गहरी सांस ली है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर है, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। इसके अंदर आपका आ जाएगा RV, ERV, TV, IRV, ठीक है, और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल। जहां तो ये चारों ऐड कर दो, जहां फिर ये दोनों कर दो, तो ये आपका क्या आ गया? टोटल लंग कैपेसिटी। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया हो। एक बार इसको फिर से मैं रिपीट करवा देती हूँ वाइटल कैपेसिटी को।
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, जितनी वॉल्यूम हवा की एक पर्सन फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद अंदर लेके जा सकता है उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतनी हवा बाहर छोड़ते हैं। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट वॉल्यूम में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिस्क्राइब करेंगे।